अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, अब नाना साहब ने व्हीलर को हमले की इत्तला दी जो अपने साथियों को लेकर महफूज मकाम पर चला गया था और उस इत्तला से 12 घंटे बाद 6 जून को मुहासरा कर लिया गया। अंग्रेज़ों ने भी मुकाबले की तैयारी कर ली थी। गोलाबारी होने लगी, बच्चे और औरतें पनाहगाह में मरना शुरू हो गए। 3-4 दिन की गोलाबारी में अंग्रेज़ों का हाल पतला हो गया। उन्होंने अपने आदमी छोड़े कि वो शहरियों को रुपए का लालच दें और बागियों में किसी तरह फूट डलवा दें, मगर कुछ नतीजा न निकला क्योंकि उधर भी कड़ी निगरानी हो रही थी। इनकलाबियों ने अगरचे सिलसिला रसल और रसायल काट दिया था, मगर फिर भी एक हिंदुस्तानी जनरल व्हीलर का खत चिड़िया के परों में छुपाकर लखनऊ ले गया, जिसमें मदद की दरख्वास्त थी। एक अंग्रेज़ ने जब जासूसी करने के लिए हिंदुस्तानी लिबास पहनकर निकलना चाहा तो इनकलाबियों ने पकड़कर नाना साहब के सामने पेश किया और उस पर मुकदमा चलाकर 3 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि गोली मार देनी चाहिए थी। 23 जून को, जो कि जंग प्लासी की 100 साला यादगार का दिन था, कानपुर में गैर मामूली सरगर्मी नज़र आई थी और इनकलाबी सिपाहियों ने पूरे जोश व खरोश से अंग्रेज़ों पर हमला किया, जिसमें उनकी बिल्कुल हिम्मत टूट गई और 25 जून को सुलह का झंडा बुलंद किया और नाना साहब ने सुलह मंजूर कर ली। दोस्तों, 26 जून 1857 ईस्वी को अंग्रेज़ों से सुलह की शराइत तय करने अजीमुल्लाह खान और ज्वाला प्रसाद उनके पास गए और उनसे नाना साहब की तरफ से कह दिया गया कि कानपुर छोड़ दो, तुम्हारी जान बच जाएगी, और अगर तुम्हारे सिपाही लड़ने को तैयार हों तो अपनी औरतों और बच्चों को इलाहाबाद छोड़ आओ, उसके बाद लड़ना। हम इस अमर में बदऔदी नहीं करेंगे। हम जिसकी दस्तगिरी करते हैं और जो हम पर एतमाद करता है, हम उससे दगा नहीं करते, और अगर उससे भी दगा करें तो खुदा देखता है और वो हमको इसकी सज़ा देगा। बाज़ अंग्रेज़ों का बयान है कि नाना साहब खुद अंग्रेज़ों के पास आए और ये अल्फाज कहे। जनरल व्हीलर अपने बाकी साथियों के हमरा बाहर आ गया और कहा कि अगर तुमको बदऔदी करनी है तो हमको यहीं ख़त्म कर दो, मगर नाना साहब ने यकीन दिलाया कि उनका ये इरादा हरगिज़ नहीं। अब ज़रा लतफ़ मुलाहिज़ा हो कि उसी नाना साहब के हुक्म से, जिसको अंग्रेज़ मौरख़ीन अपनी फितरी बददयानती और तासुब से मजबूर होकर शैतान, दरिंदा, भेड़िया और ना जाने क्या क्या खिताब देते हैं, उन अंग्रेज़ों को इलाहाबाद पहुँचाने के लिए 40 कश्तियाँ तैयार की जाती हैं। और फिर नाना साहब के उन्हीं दुश्मनों की ज़ुबानी सुनिए कि जब अंग्रेज़ों ने उन कश्तियों को पसंद नहीं किया तो फ़ौरन 100 मज़दूर लगाकर उनकी मुरम्मत का हुक्म दिया गया। उनको आरामदेह बनाया गया, शामियाने, छतरियाँ और तंबू लगाए गए, गिलाफ चढ़ाकर खूबसूरत बनाया गया, खाना पकवाकर और अनाज वगैरह रखा गया। अंग्रेज़ों को गाड़ियों और हाथियों पर सवार करके पनाहगाह से दरिया तक लाया गया। रास्ते में दोनों तरफ फौज का पहरा था। जनरल व्हीलर का ख़ानदान एक आरास्ता हाथी पर था, जिस पर नाना साहब का हुदा रखा हुआ था और व्हीलर खुद पालकी में था। इस तरह ये लोग निहायत इज़्ज़त और आराम के साथ दरिया तक पहुँचे, कश्तियों में सवार हुए। तातिया टोपे, बाला साहब और अजीमुल्लाह खान करीबी एक मंदिर के चबूतरे पर खड़े ये सीन देख रहे थे। जब अंग्रेज़ सवार हो गए तो तातिया टोपे ने अपना हाथ आगे पीछे हिलाकर कश्तियों को चलने का इशारा किया कि अचानक बंदूक और तोप की आवाज़ें आने लगीं। अंग्रेज़ बदहवासी में कश्तियों में से कूदने लगे, कुछ दरिया में डूबे और कुछ बंदूकों से मारे गए। फौज से बाकी बचे। ये क्यों हुआ? किसी और की नहीं, यूरोपियन औरत और टेस्ट की ज़ुबानी सुनिए, जो खुद उस मौके पर मौजूद थी। अपनी सरगुज़िश्त में कहती है कि इसका सबब यह था कि जनरल हुलाक जनरल व्हीलर की रिहाई की गरज से कानपुर के नज़दीक आया हुआ था। जिस वक्त हम कश्ती में बैठकर इलाहाबाद रवाना हुए, वो बारूद का ढेर जो अंग्रेज़ों की पनाहगाह में मुहाफ़िज़ों की गफलत से जल उठा। हिंदुस्तानियों ने ख्याल किया कि अंग्रेज़ लोग फिर जंग पर आमादा हो गए हैं और अभी कानपुर से बाहर नहीं गए, जनरल हुलाक की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। यही वजह थी कि हम सब लोगों के कत्ले आम का हुक्म दिया गया, लेकिन बाद में जब हम लोगों की बेगुनाही मालूम हुई तो नाना राव ने उन लोगों को जो कत्ल से महफूज रहे थे निजात दी। दोस्तों, मुतअस्सिब अंग्रेज़ मौरख़ देखें कि खुद उन्हीं की एक औरत उनके रेत के बने हुए महल मस्मार कर रही है। काश ये गौर अफसानियाँ करते वक्त यही सोच लेते कि जिस नाना को खुद उनके कलम ने पाकबाज, सखी, मेहरबान और बुलंद किरदार लिखा, पसंदीदा आदात का हामिल बताया, नामाकूल बातों से बरी करार दिया, जिस नाना साहब ने हमले से पहले व्हीलर को आगाह किया,
जिसने अंग्रेज जासूस को, जो हिंदुस्तानी लिबास में पकड़ा गया था, गोली मारने के बजाय कैद कर दिया, जिसने परवरदिगार आलम को दरमियान करके उनकी हिफाजत का वादा किया, वो और अंग्रेज़ों से बदओहदी करे। वो बुलंद किरदार जो उनसे ये कहे कि अपनी औरतों और बच्चों को इलाहाबाद छोड़ आओ और बाद में आकर लड़ना, उन निहत्तों का कत्लेआम करे। किस कदर अजीब बात है कि पनाहगाह से निकलते वक्त तो उन फितना परदाजों को छोड़ दे और जब इज़्ज़त और एहतराम के साथ गाड़ियों और हाथियों पर बिठाकर खूबसूरत कश्तियों में सवार करवा दे, अनाज, खाने और दीगर ज़रूरी सामान मुहैया कर दे तो उनके कत्लेआम का हुक्म दे। गोया नाना साहब ने यह सब तमाशा उनको कत्ल करने के लिए किया था और उनका मकसद सिर्फ ये था कि जब ये नियतें और बेकस अंग्रेज़ कश्तियों में सवार हो जाएं तो उन पर बमबारी हो, उनकी औरतों और बच्चों को मारा जाए। अगर कत्ल ही करना था तो पनाहगाह से निकलते वक्त क्या उनकी एक बोटी भी हाथ आ सकती थी, और क्या ये मुट्ठी भर खौफज़दा अंग्रेज़ इनकलाबियों का कुछ बिगाड़ सकते थे? फिर ये कि जब ये सब पनाहगाह से दरिया को जा रहे थे तो शहर के तमाशाइयों का हुजूम था, जिसने दरिया पर पहुंचने तक चूं भी न की। हालांकि उस वक्त कानपुर में इलाहाबाद और बनारस के बेशुमार सितम रसीदा जमा थे, जिनकी जायदादें फौंक दी गई थीं, जिनके बेटों को जिंदा जला दिया गया था, जिनके बापों को 8 और 9 की शक्ल बनाकर फांसियां दी गई, जिनके नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को आग में भून दिया गया, जिनके मज़हब को पांव तले रौंदा गया था, जिनकी कौम को गुलाम बना लिया गया था। और ये वो थे जिनके सीनों में इंतकाम और इश्तिआल की आग लगी हुई थी। कत्ल करना होता तो ये मुश्तिल हुजूम राह ही में तिक्का बोटी कर सकता था, मगर झूठे को याद नहीं रहता कि वो खुद क्या कह गया। अंग्रेज़ मरकीन को तो फ़कत नाना साहब पर कीचड़ उछालना था, ये और बात है कि वो उन्हीं के मुंह पर आ पड़ा। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।